वक्त है दहाड़ का। जिस औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को पानी नहीं दिया, जिस औरंगजेब ने सिख गुरुओं महाराणा प्रताप और राजा सूरजमल के ऊपर अत्याचार किए, आज यदि उस औरंगजेब का महिमा मंडन किया जाता है तो सवाल तो उठेंगे। आखिर ऐसी क्या मजबूरी जो खलनायक को नायक बनाने में आपको जरा सा भी परहेज नहीं हुआ? पहले आपको पूरा मामला बता देती हूं। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कहा कि सारा गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए, औरंगजेब क्रूर नहीं था, महान शासक था। जिसके बाद अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन सस्पेंशन के बाद भी यह मामला शांत नहीं हुआ और कुछ और नेता भी औरंगजेब फैन क्लब में जुड़ते चले गए। इसमें कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद, कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी। इमरान मसूद ने तो 2 कदम आगे बढ़कर यह तक कह दिया कि औरंगजेब महान था और औरंगजेब के शासनकाल में भारत की जीडीपी पूरी दुनिया में शीर्ष पर थी। और अब बीजेपी भी औरंगजेब के महिमा मंडन करने वालों पर हमलावर है। सीएम योगी ने यहां तक कह दिया कि अबू आजमी को उत्तर प्रदेश में उपचार की आवश्यकता है, यहां पर भेज दीजिए। आइए पहले आपको वार पलटवार जो बयानों का सिलसिला शुरू हुआ आपको सुनवाएंगे और उसके बाद चर्चा के लिए बढ़ेंगे आगे। भारत की विरासत को कोसना ये समाजवादी पार्टी का मानो जीवन का उद्देश्य हो गया। और दुर्भाग्य है कि उन्होंने आदर्श किसको माना है, यानी औरंगजेब को। औरंगजेब को ये लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। मैंने ऐसा कोई लफ्ज बोला नहीं और सोच भी नहीं सकता कि मैं किसी महापुरुषों के खिलाफ कोई बात करूं। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि एक फैशन बन गया है। अभी वहां के आसाम के मुख्यमंत्री ने कह दिया, राहुल गांधी की तुलना जो है औरंगजेब से कर दिया। इसके पहले अखिलेश जी की तुलना औरंगजेब से कर दिया। मतलब क्या होता है? सुपारी लेकर काम करने वाले ये अबू आसिम ने महाराष्ट्र की विधानसभा के पहले दिन उन्होंने मुद्दा कौन सा उठाया है? 400 साल 450 साल पुराना मुद्दा उठाकर कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश की गई। एक विशेष धर्म के राजा को टारगेट करना, शासक को टारगेट करना के क्रूर था, ये उचित नहीं है। शासक किसी भी धर्म का हो, ज्यादातर क्रूर होते ही हैं और हिंदुओं में भी बड़े क्रूर राजा हुए। ऐसे शासक का महिमा मंडन आज के समय में क्यों? और उससे अधिक दुख की बात यह है कि इस प्रकार का महिमा मंडन करके आप छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा और छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान का इतना क्रूरतापूर्ण मजाक उड़ाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। औरंगजेब का उदात्तीकरण करना, औरंगजेब की भलामन करना, ये बिल्कुल निंदाजनक है और ये राष्ट्रद्रोह जैसा काम है। इसलिए राष्ट्रद्रोह उन्होंने किया है और इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई होगी। निलंबन की भी कार्रवाई करने की मांग अध्यक्ष जी के पास हमने की है। तो आइए सबसे पहले सवालों का जिक्र और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाती हूं। आज पहला सवाल चर्चा में यही रहेगा कि भारत में औरंगजेब फैन क्लब में कितने मेंबर हैं? औरंगजेब जैसे आताताई का आखिर गुणगान क्यों हो रहा है? क्या वोट बैंक की मजबूरी के चलते औरंगजेब को हीरो बनाया गया है? क्या औरंगजेब के इतिहास को दोबारा से लिखना चाहते अबू आजमी? शुरुआत शिवम त्यागी आप ही के साथ करना चाहूंगी, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि योगी आदित्यनाथ ने ये कह दिया कि अबू आजमी जैसे लोगों को उत्तर प्रदेश में भेज दिया जाए और उन्हें यहां पर उपचार दिया जाएगा, उनका इलाज किया जाएगा। किस तरीके का इलाज करना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ अगर अबू आजमी को भेज दिया जाए उत्तर प्रदेश? तो देखिए पूर्णिमा जी, मैं मानता हूं कि ऐसे लोगों को तो मानसिक इलाज की आवश्यकता है ही है। और जहां तक बात इलाज की कही आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, तो शायद वही कही होगी कि भाई ठीक है, ऐसे लोगों को तो मानसिक इलाज मिलना ही चाहिए। जरूर कोई दिमागी तौर पर परेशानी है, जरूर उनको कहीं दिक्कत है, जरूर इमरान मसूद को कहीं ना कोई दिक्कत है जो इस तरीके से इस देश पर हमला करने वाले, इस देश पर अत्याचार करने वालों को महान बताया जा रहा है। हमारे देश में, हमारी संस्कृति में एक व्यक्ति, एक हत्यारा, एक लुटेरा, एक बलात्कारी, एक दुराचारी, जिसने हमारे गुरु सिखों के 5वें गुरु श्री अर्जन देव जी को 1606 में पहले उन पर तमाम अत्याचार किए और फिर उनकी हत्या कर दी, जिस जाहिल दुराचारी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी पर पहले अत्याचार किए और फिर उसके बाद उनकी हत्या कर दी, जिन दुराचारियों ने शाहिबजादों को दीवार में चुनवा दिया, जिन दुराचारियों ने संभाजी महाराज को पहले प्रताड़ित किया और उनकी हत्या कर दी,
अगर 21वीं सदी में बैठकर भी आज़ादी के 75 साल बाद भी हिंदुस्तान में कुछ लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं और तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, तो माफ़ कीजिए, ये अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं कि ये देश गुलाम क्यों हुआ था। मैं सोचता था कि हमारे देश में तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, संभाजी महाराज, वीर शिवाजी महाराज का देश है, फिर यहाँ मीर जाफर और ये जयचंद जैसे लोग कैसे हुए? फिर जैसे ही मैं समाजवादी और कांग्रेस वालों को देखता हूं तो मुझे 1% भी उसमें संशय नहीं रहता कि वो कैसे हुए। मतलब आप सोच सकते हैं, आप अच्छा एक चीज बताइए, जर्मनी में जाकर किसी की हैसियत और औकात है कि हिटलर को जो है वहां पर इस तरीके से ग्लैमराइज कर दे या उसके बारे में इस तरह की तारीफ या ऐसी कोई बातें कर दे? ये लोग यहां पर बैठकर इस तरह की बेशर्मी की बात करते हैं, निंदनीय नहीं, हद से ज्यादा अति निंदनीय है। इस देश का हिंदू हो या मुसलमान, कोई भी किसी भी धर्म से आता हो, किसी भी पंथ से आता हो, सबके ऊपर अत्याचार हुए, सबके बड़ों पर अत्याचार हुए, सबके पूर्वजों पर अत्याचार हुए। ने तो माफी मांग ली ना। कन्वर्जन अब अबू आजमी ये कह रहे हैं कि उनको थ्रेट कॉल्स मिल रहे हैं, उनकी जान को खतरा है, अगर उन्हें कुछ हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार आप लोग होंगे, क्योंकि आपने इसे एक बड़ा पॉलिटिकल इशू बना लिया। उन्होंने तो माफी मांग ली है। इन लोगों ने, चाहे अबू आजमी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो इमरान मसूद हो, चाहे उससे पहले एसटी हसन हो, चाहे इसके अलावा खासतौर पर और भी तमाम नेता हो, मणिशंकर अय्यर हो, ये मुझे नहीं समझ में आता कि चाहे वो पाकिस्तान की टीम का बाबर आजम हो और चाहे मुगलों का बाबर, इतना प्रेम क्यों है? ये जबान फिसलने का केस है ही नहीं, ये इनकी आस्था का केस है। ये जबान नहीं फिसली, एक पूरी स्टेटमेंट। शिवम त्यागी आपसे अभी बात कर रहा है, अभी हम टीवी पर डिबेट कर रहे हैं, हो सकता है मेरी एक शब्द को लेकर जबान फिसल जाए, मैं तुरंत आपसे माफी मांग कर जो है आगे बढ़ूंगा, दूसरी चीज करूंगा। लेकिन अब मेरी आस्था किसी चीज को लेकर है तो लगातार मैं आपको उस पर बोलूंगा, अभी बाइट भी दूंगा, सब कुछ कहूंगा और कहूंगा कि नहीं ऐसा ही है। प्रेशर में माफी मांग ली, अच्छी बात है, लेकिन इस तरह की चीजें एक आजाद हिंदुस्तान में नहीं दोहराई जानी चाहिए। हम अपनी इस दुनिया में अपनी तरह का ही एक देश है कि जिस आदमी ने हमें मारा, पीटा, बलात्कार किया, अत्याचार किया, देश में जो हाहाकार कर सकता था किया, उसको अभी अगर हम ग्लैमराइज कर सकते हैं तो माफ कीजिए, कमाल, इससे बुरा क्या ही हो सकता है? कोई एग्जाम्पल लीजिए, कोई हमारे घर में आए, हमारे घर में सोना चांदी लूट कर चला जाए, हमारे माँ बाप या उनसे पहली पीढ़ियों पर अत्याचार करके चला जाए, उसके बाद जो है हम आए और अपने घर को किसी तरीके से उसके आतंक से छुड़ा ले, तो क्या करेंगे? तारीफ करेंगे क्या उसकी? या उसके अपने घर में उसके नाम के कमरे रखवा देंगे कि नहीं नहीं यहां आया था, वो अत्याचार करके गया था, औरंगजेब कमरा? गजब बात हो गई भाई, नहीं होना चाहिए ये कहीं ना कहीं खतरनाक है। इतिहास का हिस्सा जरूर हो सकता है, तारीफ का हिस्सा बिल्कुल नहीं। ठीक है, दीपक रंजन आपके पास आते हुए, औरंगजेब को हीरो बताने वाले अबू आजमी अपने बयान को वापस ले लेते हैं। अखिलेश यादव की ऐसी क्या मजबूरी है कि अबू आजमी के बयान को वो एंडोर्स करते हैं? मतलब उसका एक पॉलिटिकल आंसर वो नहीं देते हैं, ना वो अबू आजमी के बयान से दूरी बनाते हैं किसी तरीके की, रादर अबू आजमी के बयान को अखिलेश यादव अगर एंडोर्स कर रहे हैं तो उनकी ऐसी क्या मजबूरी है? सर, कोई ब्लंडर तो नहीं कर रहे अखिलेश यादव ये करते हुए? देखिए पूर्णिमा जी, ये सही है कि औरंगजेब के बारे में पूरा इतिहास सबने पढ़ रखा है, उनके बारे में हर आदमी जानता है, और जब उन्होंने उस बात पे खेद प्रकट कर दिया तो उसको मैं समझता हूँ उसको एंडोर्स करने की कोई जरूरत नहीं। उसको तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अननेसेसरी उसको तूल देने का काम कर रहे हैं। देखिए, मेरे आइडियल या मेरे हीरो ना औरंगजेब हो सकते हैं, ना नाथूराम गोडसे हो सकते हैं। मेरे आइडियल, मेरे हीरो जो है लोहिया जी हो सकते हैं, जनेश्वर जी हो सकते हैं, राजनारायण जी हो सकते हैं, लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी हो सकते हैं, मुलायम सिंह यादव जी हो सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जिस चीज पर उन्होंने खेद प्रकट कर दिया, अब उनको थ्रेट एंड कॉल मिल रही हैं जिस तरीके से, भाई ये सही है। लेकिन जब सामाजी का युद्ध हुआ था, सामाजी के साथ मुगलों का युद्ध हुआ था, तो उनको उदयराज सिंह जी राठौर जी ने क्यों, उनके जो उनके सेनापति थे, कौन थे वो? तो जब बात उनकी होती है तो बात इनकी भी होनी चाहिए। आज उन्हीं के लोगों को, जो आज भाई जयपुर जो है किसके नाम से है? जय सिंह के नाम से जयपुर बना हुआ है। आप मान सिंह के परिवार के लोगों को, जो मान सिंह औरंगजेब के और मुगलों के और इन लोगों के जो है सेनापति हुआ करते थे, उनके विंग कमांडर हुआ करते थे, जिन्होंने युद्ध में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ करके साथ दिया, आज उनके नाम से जो है रोडें, उनके नाम से जयपुर है। भाई मैं औरंगजेब को मैं जस्टिफाई नहीं करता ना, यहाँ पे मैं औरंगजेब या मैं अबू हाशिम साहब की बात को मैं जस्टिफाई करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए औरंगजेब का इतिहास, औरंगजेब की क्रूरता, औरंगजेब के बारे में पूरा विश्व जानता है कि क्या। मैंने पूछा अखिलेश यादव की क्या मजबूरी है उस बयान को एंडोर्स करने की? आपने कहा एंडोर्स नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैं जरा अखिलेश यादव ने जो कहा, सर सुनिए ना दीपक जी, अखिलेश यादव ने जो कहा एक बार मैं उसको पढ़ देती हूँ, क्योंकि वो क्लियरली एंडोर्समेंट नजर आता है, वो क्लियर एंडोर्समेंट नजर आता है। वो ये कहते हैं कि निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा?
हमारे विधायक हो, इस लाइन को इंपॉर्टेंटली सुनिएगा सर, हमारे विधायक हो या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। एक सेकंड सर, उनकी दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है, तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है, यानी सच पर लगाम। क्या अखिलेश यादव ये नहीं कह रहे कि अबू आजमी ने जो कहा वो सच कहा? देखिए पूर्णिमा जी, उत्तर प्रदेश में भी हाउस चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी जिस तरीके से निलंबन हो रहा है, जिस तरीके से मार्शल वगैरह जो है हमारे विधायकों को उठा करके सदन से लेकर के बाहर फेंकने काम कर रहे हैं, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस संदर्भ में कहा, और जब जिस चीज को लेकर के अबू आसिम साहब ने खेद प्रकट कर दिया है, तो मैं समझता हूं उन बातों को बहुत ज्यादा तूल देने का कोई मतलब नहीं। हमारे उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में बहुत से मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर हम बात कर सकते हैं। आज की तारीख में बेरोजगारी, महंगाई, किसानों का मुद्दा, ये सब बहुत बड़े मुद्दे हैं। जब किसी बात को लेकर के जब अगले ने खेद प्रकट कर दिया, तो उसको बार बार उसका राजनीतिकरण करने का, बार बार पॉलिटिकल माइलेज लेने का उसका क्या मतलब है, आप बताइए पूर्णिमा जी। इसके अलावा भी तो बहुत से मुद्दे हैं हिंदुस्तान में, क्या यही एक मुद्दा बचा है? तो अगर किसी बात को लेकर के किसी ने जो है अगर एक्सक्यूज दे दिया या खेद प्रकट कर दिया, शिवम जवाब दे क्यों दीजिए। अब नहीं समझ में आई ना सर, पूर्णिमा जी, नहीं अगर समझ में आई ना सर, वो लगातार सुनिए ना सर, वो लगातार इसका टिकरा फोड़ते रहे, वो कहते रहे मैंने क्या कहा, मुझसे तो सवाल पूछा पत्रकारों ने, मैंने उसका जवाब दे दिया, फिर उसके बाद भी वो इसको क्लियरली कवर अप करते आए। एक भी बार ये नहीं बताया या एक भी बार इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मैंने गलत बोला। शिवम का जवाब देखिए, नहीं पूर्णिमा जी उन्होंने स्पष्ट खेद प्रकट किया और उन्होंने कहा कि इस बात को बहुत ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है, और मेरी वजह से जो है हाउस पे कोई व्यवधान नहीं पैदा होनी चाहिए, कोई रुकावट नहीं पैदा होनी चाहिए। शिवम, थैंक यू। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं, एक तो हर सुबह उठ के सबसे पहले तो औरंगजेब को महान बताओ, उसको जो है अपना रिश्तेदार बनाओ, उसकी तारीफें करो, तारीफों में पुल बनाओ, फिर उसके ऊपर जब डिस्कशन होने लगे तो फिर यहां पर वो औरंगजेब में आके बेरोजगारी फंसाओ। हमने नहीं कहा था कि औरंगजेब के बारे में बात करो, हमने नहीं कहा था कि आप उसको महान बताओ, हमने अभी कहा ही नहीं कि उसको महान। हमने तो प्रियंका जी के, राहुल गांधी जी के काफी करीबी जो इमरान मसूद है, बोटी बोटी मास्टर जो हैं, उनको भी नहीं कहा कि भाई औरंगजेब की तारीफ करो। अब उन्होंने भी तारीफ कर दी, कल उस पर डिबेट होगी तो फिर आकर कांग्रेस वाले भी भाषण देंगे कि नहीं नहीं बेरोजगारी पे बात करो। अरे भाई, हमने कहा था कि इमरान मसूद को तो औरंगजेब की तारीफ करो, या हमने कहा था यहां पर अबू आजमी को कि आप तारीफ करिए, या हमने कहा था मणिशंकर अय्यर को कि वो ये कहें कि नहीं नहीं मुगल तो बहुत शानदार लोग थे, उन्होंने तो धर्म के नाम पर अत्याचार किया ही नहीं। हमने नहीं कहा, ये आप लोगों ने कहा, ये आप लोगों के बयान है, ये आप लोगों की स्टेटमेंट्स है। अब उस पर देश का मीडिया बहस करेगा, ही नेचुरल सी बात है। इसके अलावा अगर खास तौर पर मैं बात करूं तो जितनी भी तमाम चीजें हैं, जो भी ये स्टेटमेंट है, अखिलेश यादव जी का ट्वीट पूर्णिमा जी ने ऑलरेडी पढ़ दिया है, बेहतर है वो ट्वीट अपने आप में जस्टिफाई इस बात को कर रहा है कि अबू आजमी ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। अबू आजमी की स्टेटमेंट को अखिलेश यादव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कह रहे हैं। माफ कीजिए, किसी देश पर अत्याचार करने वाला व्यक्ति, उस देश में लोगों के ऊपर धर्म के नाम पर इनइक्वालिटी और अत्याचार करने वाला व्यक्ति, उस देश के धर्म से संबंधित लोगों को मारने वाला व्यक्ति, उस वहां के भगवान की मूर्तियों को गाड़ने वाला व्यक्ति, उसके बारे में दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में अगर इतनी तारीफ हो जाती तो देशद्रोह का केस लगाकर अंदर कर दिया जाता उसको। ठीक है, जल्दी से दीपक जी जवाब दे दीजिएगा, फिर उसके बाद तहसीन आपके पास भी आती हूं। बात अपने आप में डिस्कशन नहीं होगा। हेगड़े साहब आपके पास भी मैं फौरन उसके बाद आऊंगी, लेकिन जल्दी से रंजन जी जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि सर आज की डेट में सर भले ही कोई सेलेक्टिव किताबों का ज्ञान उठा ले, लेकिन किसी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि औरंगजेब ने क्या किया था। किसी को भी यह बताने की जरूरत नहीं है कि औरंगजेब क्या था। दीपक जी देखिए, पूर्णिमा जी ये बात मैंने शुरू में कही। देखिए, औरंगजेब का इतिहास हर आदमी ने पढ़ रखा है, मैं समझता हूं ना सिर्फ देश, पूरे विश्व ने उस इतिहास पढ़ रखा है। लेकिन मान सिंह सवाई के बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी? भाई, छत्रपति शिवाजी महाराज को फंसा करके औरंगजेब के हवाले कौन लेकर के गया था? आज उन्हीं के परिवार के लोगों को, दिव्या कुमारी किस परिवार से आती हैं, उनको आपने डिप्टी सीएम बना रखा है, कार्रवाई किया आपने? भाई, अगर मान सिंह सवाई हो या उदय सिंह राठौर हो या जो भी तरीके का हो, अगर उसने भी जैसा औरंगजेब के इशारे पे उसने किया, तो आज उसकी परंपरा को आगे बढ़ाने का 10 सेकंड प्लीज जवाब रखिएगा, फिर मुझे बाकी मेहमानों के पास भी तो क्या मंदिर सरकार ने नहीं तोड़े? जल्दी से एग्जैक्ट क्यों उन्होंने सवाल उठाया, पूर्णिमा जी पूरी आ जाती है, उसका शिवम भाई अपने जवाब रखें। देश के, मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं, देश पर अत्याचार करने वाले लोगों के साथ रहने वाला कोई एक व्यक्ति या दो व्यक्ति वो उस पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते।
मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ये बार बार जो कहा जाता है इस तरह की बातें, इनका कोई तर्क नहीं है। आप अगर इस तरह की बात करते हैं कि कोई जो मुगल हैं या आक्रांता हैं इस देश में आए, उनको किन्हीं लोगों ने मदद की, ऐसा इतिहास बताता है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि पूरे देश के हिंदुओं ने उनको मदद की या रिप्रेजेंटेशन थी या वो हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं थे या उन्होंने धर्म के नाम पर किलिंग्स नहीं की। सबने की, कुछ एक जरूर रहे होंगे, वो भी एक डिबेटेबल विषय हो सकता है, कुछ एक जरूर रहे होंगे, लेकिन इसका अगर कुछ एक व्यक्ति जो है औरंगजेब के साथ थे हिंदू, इसका यह मतलब नहीं है कि वो इस देश के सारे हिंदुओं को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर देश में धर्म के नाम पर किलिंग नहीं की औरंगजेब ने, या फिर धर्म के नाम पर अत्याचार नहीं किया औरंगजेब ने। पहले एक बार तहसील में आपके पास आना चाहूंगी, सर थोड़ा सा समय दीजिएगा। तहसील, दीपक जी प्लीज थोड़ा सा समय दीजिए सर, आगे बढ़ा रखा है सर थोड़ा सा समय दीजिए प्लीज। तहसीन आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि ये बात सब जानते हैं कि बीजेपी को किस तरीके के मुद्दों को जरूरत उनको होती है और वो कैसे उन मुद्दों पर खेल लेते हैं। उसके बावजूद एक पॉलिटिकल पार्टी जो बैठे बैठाए एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वाला मुद्दा बीजेपी को हाथ में दे देती है। अबू आजमी उसको लेकर माफी मांग लेते हैं, अखिलेश यादव एग्जैक्टली उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। क्यों? ये यूपी के लिहाज से तो अच्छा है नहीं। क्या बीएमसी के चुनावों में एक मामूली सा फायदा पाने के लिए अखिलेश यादव चाहते हैं कि यह मुद्दा जिंदा रहे, और इसका ओवरऑल इंपैक्ट पॉलिटिक्स पर कैसे देखते हैं आप तहसील? क्योंकि आपका सवाल पॉलिटिक्स से लेकर पूर्णिमा जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिल रहा है, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। इससे जो विपक्ष की पार्टियां हैं, इंडिया अलायंस, इनका नुकसान होगा। देखिए, बात महाराष्ट्र में कहाँ से शुरू हुई। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज की भूमि से आता, पावन महाराष्ट्र से आता हूँ। ये बात शुरू हुई जब सपा की एक कैंडिडेट जो एनसीपी को लोन दिया गया, वो मोहतरमा एक्ट्रेस है, वो मोहतरमा ने ट्वीट किया पिक्चर को लेकर, और उन्होंने बताया कि उसके अंदर जो छत्रपति संभाजी महाराज का टॉर्चर हुआ था वो गलत है, फिक्शनल है। बाकी सारी बातों को छोड़ दीजिए, मैं दीपक भाई से इत्तेफाक रखता हूँ कि औरंगजेब किसी के हीरो नहीं है, और औरंगजेब ने खुद अपने बायोग्राफी में लिखा है किस तरह से उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज और गुरु तेज बहादुर जी को टॉर्चर किया था। महाराष्ट्र का मुसलमान, महाराष्ट्र का हिंदू, महाराष्ट्र का हर एक आदमी औरंगजेब को रिजेक्ट करता है। ये एक सेक्युलर रिजेक्शन है। एक व्यक्ति आपको महाराष्ट्र में नहीं मिलेगा जो औरंगजेब की तारीफ करेगा। दीपक भाई बिल्कुल सही है। अब ये सेल्फ पोल मारकर बार बार विपक्ष को तकलीफ होगी। ये बात ठीक है, आपको लगता होगा कि आपको कोई चुनावी फायदा होगा, इससे कोई चुनावी फायदा नहीं होगा, इससे नुकसान होगा, क्योंकि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स दूसरे सूबों के पॉलिटिक्स से अलग है। महाराष्ट्र के लोग इसको नहीं, इससे इत्तेफाक रखते, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, दीपक भाई ने एक सही बात उठाया, जो लोग औरंगजेब के साथ थे वो किसी धर्म के प्रतिनिधि नहीं है, औरंगजेब भी किसी धर्म का प्रतिनिधि नहीं है। कोई भी मुसलमान औरंगजेब जैसा नहीं हो सकता है, लेकिन जो लोग औरंगजेब के साथ थे वो लोग आज कौन सी पार्टी में? जिन लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई को धोखा दिया वो आज कौन सी पार्टी में है? ये सवाल पूछना जरूरी। वो इतिहास में जाकर आप देखिए, रानी लक्ष्मीबाई को जिन्होंने धोखा दिया वो कहाँ गए? तीसरी बात में आता हूँ, औरंगजेब का एक मजहर है महाराष्ट्र के अंदर, संभाजी नगर अब वो जगह का नाम हो गया, उसको एनडीए की सरकार, जब विपक्ष की सरकार थी, उसने औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर कर दिया। वो मज़ार सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उसको आप क्यों नहीं निकाल देते? क्यों आपने उसको फंड किया है? बाकी जो कुछ भी औरंगजेब के बाकी जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, क्यों उनको नहीं निकाला है केंद्र की सरकार ने? इतिहास पढ़ना अच्छी बात है, क्योंकि हमें वो इतिहास की गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए। जर्मनी में भी हिटलर का इतिहास पढ़ाया जाता ताकि वो गलती जर्मनी ना दोहराए, वो पढ़ना अच्छी बात है। लेकिन उसको ग्लोरीफाई करना, जैसे उस एक्ट्रेस ने किया, अबू आजमी साहब ने किया, वगैरह लोगों ने कर रहे हैं, वो गलत है। और चाहे वो कांग्रेस के नेता कर रहे हो, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ पूर्णिमा जी, क्योंकि मैं वोट कांग्रेस को देता हूँ और मैं चाहता हूँ कांग्रेस भाजपा को हराए। आप देखिए, इसमें मैं आपको दोष नहीं दे सकता हूँ, मैं अपनी बात यहाँ पे समाप्त करता हूँ। आप एक बहुत वरिष्ठ एंकर है, मुझे हमेशा मौका मिलता आपके शो में शिरकत करने का। मैं सोच रहा हूँ पिछले 2 दिन से आकर करीबन 80 लाख करोड़ रुपया भारत के लोगों का स्टॉक मार्केट से उनका नुकसान हो चुका है। 80 लाख करोड़ रुपया, हम उसको डिस्कस ही नहीं कर रहे, क्योंकि ऑपोजिशन इस तरह की गोल मार रहे हैं। हमें तो शिवम को घेरना है, हमें भाजपा की सरकार को हराना है। आज अनएम्प्लॉयमेंट चाहे कोई भी आंकड़ा दे दे सरकार, चरम पे। अमेरिका से जो हमारे लोग आ रहे हैं, जो गलत पलायन किए, उनको वापस आना चाहिए, नो डाउट। उसमें मैं मोदी जी के साथ हूं, उनको मिलिट्री प्लेन में हाथ बांध कर लाया जा रहा है, उस पर हम बात नहीं कर पा रहे। आज तक पूर्णिमा जी आपको प्लान बी क्या है बांग्लादेश में नहीं पता, सीरिया का क्या और हमें नहीं पता।
हम उन मुद्दों को उठा ही नहीं सकते जो जिससे देश के कॉमन आदमी को फायदा होगा। मैं माननीय अखिलेश जी, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं, लेकिन अखिलेश जी गलती कर रहे हैं। महाराष्ट्र के लोग, कृष्णा भाई महाराष्ट्र से आते हैं, मैं उनके ऑपोजिट रहता हूं, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन आप महाराष्ट्र आए, पूर्णिमा जी आप काफी आती मुंबई, आप यहां आकर देखिए सोशल फैब्रिक, ये नहीं है इस तरह का। आप क्यों ये डिवाइड कर रहे हो? वो मोहतरमा ने की, उसे चुनाव हारे, वो अपने शौहर के साथ गए वो तालिबान वाले मौलाना के पास, वो जो कहता है तालिबान अच्छे। यही एमएलए जिनको सस्पेंड किया गया, ये एक सीरियल ऑफेंडर है। ये उस मौलाना, एक लास्ट लाइन, ये उस मौलाना के पास चुनाव के वक्त गए जिन्होंने कहा भारत में गजवाए हिंद होना चाहिए। ये एमएलए सीरियल ऑफेंडर है। अच्छा, मैं एक अगर आप, मैं इसके बाद नहीं बोलूंगा, ये एमएलए का बेटा के पब्स है, बाज है, मुझे किसी के खिलाफ नहीं, इसकी बहू एक्ट्रेस है, कोई अच्छी बात है। दूसरों को आप क्रूरता और ऑर्थोडॉक्सी में डाल रहे हो। भैया आपके बच्चों को क्यों नहीं डालते? इसके बेटे के पब्स है, इसके बेटे के बार्स है, इसके बेटे के नाइट क्लब्स है। मतलब कोई गलत नहीं, सबके बेटे अच्छे करें, सबके बच्चों को आगे बढ़ने का अधिकार है, लेकिन आपके बच्चे ग्लैमरस लाइफ जिए, दूसरों के बच्चे को आप ऑर्थोडॉक्सी सिखाओ, ये कहां का इंसाफ है? ठीक है, ये एमएलए नुकसान कर रहा है। ये न सिर्फ ये, और फिर आपने भी कांग्रेस के कुछ लोगों का जिक्र कर दिया, इमरान मसूद हो, फिर चाहे XYZ, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो लगातार इसको लेकर बयान भी दे रहे हैं। और इसीलिए मैंने सवाल पूछा था कि भाई कितना बड़ा फैन क्लब है औरंगजेब का, कितने लोग हैं जो औरंगजेब को एंडोर्स करना चाहते हैं। कृष्णा हेगड़े साहब आपके पास आते हैं, फिर उसके बाद गुलाम सरवर साहब आपके पास आऊंगी। हेगड़े साहब, अब तो सस्पेंशन हो गया, आप लोगों ने खूब हंगामा किया इसको लेकर सर, खूब मुद्दा उठाया, मांग भी रखी, विधानसभा के अंदर भी खूब हंगामा हुआ, सस्पेंशन हो गया। अब इसको कहां तक लेकर जाना है आपको? महायुति ये मुद्दे को कहां तक लेकर जाना चाहती है? अबू आजमी ने माफी मांग ली। प्रतिभा जी, माफी मांगने से कुछ होता नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज हमारे लिए भगवान है, हिंदुत्व के प्रतीक है। और अच्छा लगता है जब तहसीन पूनावाला जैसा मुसलमान हमारे साथ इसमें खड़ा है, क्योंकि देखिए अभी हम कोई जो अच्छे मुसलमान हैं, अब्दुल कलाम हो या फिर मौलाना आजाद हो या बहादुर शाह जफर हो, हमने उनके बारे में कुछ नहीं कहा। ये मुसलमान जो अबू आजमी जैसे रहते हैं, जो औरंगजेब फैन क्लब जैसे रहते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज हमारे लिए पॉलिटिकल इशू नहीं है, हमारे लिए आस्था का इशू है, ये हमारे लिए डिवोशनल इशू है। महाराष्ट्र के वो भगवान है, और इसके लिए उनके बारे में अगर अबू आजमी ने कोई हिस्टोरियन से कोट किया जो वो हिस्टोरियन नहीं है, उसका नाम राम पुनियानी है, जो एक राइटर है, वो एक हिंदू है और उसका इतिहास है हिंदुओं के खिलाफ लिखने का, उसके सेमिनार में से जाके उसने कोट किया है। कोई सच्चे इतिहास का कोई सच्चाई उसने कोट नहीं किया है। और जैसे तहसीन भाई ने कहा, वो एक सीरियल ऑफेंडर है, ये पहली बार नहीं कर रहा है, वो हर बार ऐसा ही करता है। और सीरियल ऑफेंडर स्वरा भास्कर भी है, इमरान मसूद भी है, और अकबरुद्दीन ओवैसी, असाउद्दीन ओवैसी। कौन कहता है उनको इसके बारे में बात करने का? कौन कहता है तुष्टीकरण की राजनीति करने का? कौन कहता है इनको कि हिंदू और मुसलमान के बीच में दरार पैदा करो? कौन कहता है ये लोगों को जो शिवाजी महाराज के जयंती पे, दशहरा पे या रामनवमी पे आके औरंगजेब के फोटो लहराकर वहां पर दंगा कराने की कोशिश करते? क्या हम कहते हैं? हम तो कहते हैं रोजगारी के बारे में बात करो, नौकरी के बारे में बात करो। आप बात करते हो औरंगजेब के बारे में, और उसके बाद डिबेट होते हो, क्योंकि आप बहकाने की कोशिश करते हो आपके समुदाय को हिंदुओं के खिलाफ। और ऐसे जो नेगेटिव मेंटालिटी के लोग इस सोसाइटी में है, हो सकता है हमारे वहां भी कुछ लोग होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग जो पिछले हमने देखा है कई सालों से, वो वहां से आकर यहाँ पर दंगा फैलाने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है ये सोसाइटी के लिए बहुत ही डेंजरस है। और इसके लिए अगर अबू आजमी ने उसका स्टेटमेंट रिट्रैक्ट किया है, मैं कहता हूं कि शिवसेना नेशन वाइड एजिटेशन अबू आजमी के खिलाफ करेगी। सिर्फ रिट्रैक्ट करने बड़ी बात नहीं है, उनको अपना जो स्टेटमेंट है वो वापस लेना पड़ेगा और उनको माफी मांगनी पड़ेगी। माफी मांगनी पड़ेगी महाराष्ट्र और हिंदुस्तान की। ठीक है सर, लेकिन वहां से तो बात निकल के महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश तक जा चुकी है, और उत्तर प्रदेश में फिर अखिलेश यादव उसका लगातार जिक्र भी करे। हालांकि दीपक रंजन साहब ने कहा कि अखिलेश यादव का रेफरेंस अदरवाइज था, वो अबू आजमी को लेकर नहीं था। लेकिन गुलाम सरवर साहब, कौन लोग हैं जो इतिहास दोबारा से लिखना चाहते हैं, वो भी औरंगजेब को लेकर? मतलब ये बताना पड़ेगा कि औरंगजेब क्या था, उसने भारत के साथ क्या किया। और औरंगजेब को जो चाहने वाले लोग हैं, जिनकी फहरिस्त बहुत लंबी है, जो स्क्रीन पर भी चल रही है, जिसमें खुद अबू आजमी भी हैं, योगी के इलाज की जरूरत है उनको। देखिए 3-4 बिंदु है शिवम त्यागी जी के। इस बात से तो मैं इत्तेफाक करता हूं कि भाई न्योता तो किसी ने आपको दिया नहीं था,
किसी ने प्रेशर नहीं बनाया था तो फिर आपने ये बयान दिया क्यों? बेवक्त की शहनाई अच्छी नहीं लगती। अच्छा खासा महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष ने एक घेराबंदी कर रखा था, एक इशू था जिस पर मंत्री के इस्तीफे तक की भी नौबत आई हुई थी और हो भी गया था। और उस वातावरण में इस तरह का बयान बगैर किसी प्लानिंग के, और इशू भी नहीं है, नॉन इशू। अरे छावा फिल्म चल रहा तो ये पॉलिटिकल लोगों के लिए इशू क्यों बन रहा? फिल्म को फिल्म रहने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। जो इशू था उस पर घेराबंदी करते। बहरहाल एक बात तहसीन पूनावाला साहब ने कहा, मैं उसमें भी 100% इत्तेफाक करता हूं कि कहीं ना कहीं कुछ लीडर हमारे यहाँ हैं जो नॉन इशू को इशू बनाने में रात दिन एक किए हुए हैं। सवाल ये नहीं है कि औरंगजेब क्या था और किसके लिए आइडियल था और है, और शिवाजी किसके आइडियल हैं फला। ये सवाल तब होगा ना जब हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा हमको, हिस्ट्री पर डिबेट होगा तभी तो ये सवाल आएगा ना। अभी तो डिबेट कुछ और हो रहा था लेकिन लाया गया। लेकिन एक फैक्ट है जो खड़गे साहब, हेगड़े साहब बोल नहीं सके, उन्होंने बोल दिया लेकिन दूसरे ढंग से बोला। ये जो औरंगजेब फ्रेंड्स क्लब का जिक्र हो रहा, दरअसल ये औरंगजेब फ्रेंड्स क्लब ओनली इसमें नहीं लिखेंगे, इसमें बीजेपी और उनके सपोर्टर्स फ्रेंड क्लब भी कर देंगे, चूंकि इन फ्रेंड्स क्लब के तमाम बयानों से उनको जो फायदा मिलता है पॉलिटिकल और सोशल और फिर हिंदुत्व का ठेकेदार और चेहरा सब वो बना के बैठ जाते हैं। देखिए अगर औरंगजेब और शिवाजी का तुलनात्मक अध्ययन कोई करेगा, वहां अगर कोई पलड़ा झुकाएगा तो जो भी शिवाजी के चाहने वाले होंगे नो डाउट वो खड़े होंगे वहां पर कि नहीं भाई ये तुमने गलत तुलना की है। जहां तुलनात्मक अध्ययन नहीं हो रहा, जहां इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, तो भारत के प्रसिद्ध राजनयिक भी रहे, राज्यसभा में भी रहे, गवर्नर भी रहे और सौभाग्य से वो ब्राह्मण है और बड़ी पुस्तकें उनकी दर्जनों पुस्तकें हैं जिसमें वो महिमा मंडन कर रहे हैं। उन पर तो कोई फतवा अभी तक जारी नहीं हुआ कि हिंदू धर्म से उनको खारिज कर दिया जाए, और वो संगम के ही रहने वाले भी हैं। आप समझ गए होंगे शिवम त्यागी जी, नाम बताने की जरूरत नहीं, विशंबरनाथ पांडे जी का। तो ये उनका काम है, उन्होंने किस नजर से देखा। लेकिन एक मुस्लिम इतिहासकार ने खलनायक लिखा है औरंगजेब को, भैया उनका अपना नजरिया था, उनका अपना। कोई राहुल गांधी का सपोर्टर होने का यह मतलब नहीं है कि प्रधानमंत्री जी का वो गाली दे देगा या अपमान कर देगा। पर्सपेक्टिव और फैक्ट में तो अंतर होगा ना गुलाम सरवर साहब। एक पर्सपेक्टिव में कौन किसको कैसे देखता है, समझता है, और उसका जो फैक्ट है उसमें तो अंतर होगा। अब इन एक 10 सेकंड में जवाब। हाँ। ये तमाम जो हमारे पैनलिस्ट हैं उन्होंने ये भी डिबेट किया कि अमुक ने अमुक का साथ दिया, अमुक ने अमुक, जो सपा प्रवक्ता ने नाम उठाया जिसमें मान सिंह इत्यादि इत्यादि। तो त्यागी जी ने कहा कि कोई भी हिंदू अगर औरंगजेब के दरबार में था, बाबर में था, अकबर में था, इसका मतलब वो हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा था। दैट्स ऑल, मैटर खत्म। औरंगजेब मुसलमानों का प्रतिनिधि नहीं है, वो एक शासक था जो उसका काल मिला, 50 साल उसने शासन किया। उसको जिस तरह से एनालाइज करना आप करें, ठीक है, इतिहासकार करें, उसको इस्लाम से मत जोड़िए, मुसलमान भारतीय मुसलमान से मत जोड़िए। ठीक है शुभम, आपसे जवाब ले लेती हूँ। और गुलाम सरवर साहब तो ये भी कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से औरंगजेब को किसी एक धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, उसका काम शासन करना था, उसने शासन किया, जो किया तो किया। मैं सहमत। और भारतीय जनता पार्टी ने कब कहा कि हम उसको इसलिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो मुसलमान है? या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने यह कब कहा कि वो सिर्फ मुसलमान है इसी वजह से उसके बारे में इस तरह की बातें की जा रही हैं? बिल्कुल उसके धर्म को जोड़कर उसकी बातें नहीं की जा रही। उसने इस देश पर जो अत्याचार किए उन अत्याचारों की बात हो रही है। उसने जो इस देश के सभी लोगों पर अत्याचार किए उन पर बात हो रही है। उसने जो इस देश के मंदिर तोड़े उस पर बात हो रही है। उसने इस देश में मेरठ के बराबर में एक एक दिन में अगर 80-80 गांव कन्वर्ट किए तो उस पर बात हो रही है। मैं तो उन अत्याचारों पर बात कर रहा हूं। दरअसल उसको मुसलमान बनाकर हीरो जो बना रहे हैं वो तो इस देश के मुसलमान नेता ही बना रहे हैं। आप अच्छा एक चीज बताइए, बीके पांडे जी ये मुसलमान हैं, अबू आजमी हैं, ये विशंबरनाथ पांडे जी, गुप्ता जी, बहुत सारे इतिहासकार हैं, वो तो मुसलमान नहीं है सर। मैं आपके बीच, गुलाम सरवर साहब, मैं आपके बीच में बोला था क्या? इतनी बेचैनी किस बात की है? आपको भी औरंगजेब की तारीफ करनी है, अपने तरफ लेना ले लीजिए, लेकिन मुझे अपने समय में बोलने दीजिए। थैंक यू। आप मुझे बताइए, अबू आजमी क्यों औरंगजेब की तारीफ कर रहे होंगे? क्या लगता है आपको? कोई वजह है उनकी? औरंगजेब रिश्तेदार है उनका, ब्लड लाइन से आता है, शक्ल मिलती है उनकी, या उनको कुछ देकर गया है, या कोई बहुत ज्यादा उनके लिए खजाना छोड़कर गया है? नहीं,
आप नहीं जानते? वो इसलिए औरंगजेब की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि मुस्लिम तुष्टिकरण करना है, कुछ वोट उनके बढ़ जाएंगे, इसलिए तारीफ हो रही है। आपको नहीं पता इमरान मसूद क्यों तारीफ कर रहा है? हम मुसलमान नहीं मानते, आपको बताया आपकी सरकार कटघरे में थी साहब। आप रोकेंगे क्या? मैंने कहा ना आपको, यही अब आप इनको रोकेंगे क्या प्लीज? मैं बीच में नहीं बोला। गुलाम सरवर साहब, मान लिया औरंगजेब की तारीफ करनी है, लेकिन मेरे बात कर लेना। मैं कह तो रहा हूं उसको छोड़ दीजिए। इमरान मसूद को भी हम ही चला रहे हैं, अबू आजमी को भी हम ही चला रहे हैं। जब दिल्ली में चुनाव लड़ते हैं तो आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि कांग्रेस को भी हम ही चला रहे हैं। जब हरियाणा में पहुंच जाते हैं तो कांग्रेस वाले कहते हैं आम आदमी पार्टी को। अरे पक्ष और विपक्ष सब कुछ भाजपा ही चला रही है, तो फिर आप लोग यहां कर क्या रहे हो? गजब बात हो गई भाई। हमने नहीं कहा उनको औरंगजेब के बारे में बयान देने के लिए, और हमने नहीं कहा, और मैं फिर से वही साबित करना चाह रहा हूं, वो मुसलमान है, इस बात को इस देश के मुसलमान नेता ही बता रहे हैं बढ़ चढ़कर। हम उसको इसलिए क्रिटिसाइज नहीं कर रहे कि वो सिर्फ मुसलमान है। विषय बहुत साफ है। इस देश के ऊपर अत्याचार करने वाला हर एक व्यक्ति अत्याचारी, दुराचारी, बलात्कारी ही है। अब उसमें एक औरंगजेब भी है, तो औरंगजेब की जो सेना है उनको यह बात बुरी नहीं लगनी चाहिए। रही बात मुद्दों से भटकाने की, मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, उनको कोई जाकर बोल नहीं रहा कि आप जो है औरंगजेब की तारीफ कीजिए, उसके बारे में बोलिए। उनको अपनी विधानसभा लोकसभा में फायदा लगता होगा। अब अखिलेश यादव को क्या भाजपा बढ़ा रही है? अखिलेश यादव का ट्वीट उठाकर देखिए, साफ समझ में आता है कि वो अबू आजमी की तारीफ कर रहे हैं, अबू आजमी को बैक कर रहे हैं। औरंगजेब की तारीफ करने को वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बता रहे हैं। कह दीजिए उनको भी हम नहीं पढ़ाया है। बेकार की बातों को कोई लाभ नहीं। सर्वर साहब जवाब दे दीजिए, फिर तहसीन आपके पास, दीपक जी आपके पास, और आपको मुसलमानों की वोट चाहिए और आपको तुष्टिकरण करना। चाहे शिवम जी, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, अभी तहसीन पूनावाला ने जो एकदम स्पष्टता के साथ बात रखी है, मैं इसका कायल हूं। मेरी भी आदत वही है। मेरा कहना है, जब देश में अनेकों देशवासियों की समस्याएं हैं, तो ये राजनेता खामखा उस गरे मुर्दे को बार बार क्यों उखाड़ते हैं? बार बार औरंगजेब की आत्मा को लाकर क्यों भारत में भ्रमण करवाते हैं? अनावश्यक, गैर जरूरी, कोई इशू नहीं, फिर भी ला रहे। तो एक सवाल पैदा होता है कि क्या ऊपर कोई और खेल है? इस खेल में गरीब लोग फंसाए जा रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं कि किसी ने जानबूझ के अबू आजमी को बोला? किसने बोला? बीजेपी ने बोला अबू आजमी को। बीजेपी ने बोला कि अबू आजमी आप आइए और आप औरंगजेब की तारीफ करिए, हम उस मुद्दे को फिर बुला अखिलेश जी को भी लेना चाहिए था। सर, कोई रात में स्वप्न तो आया नहीं होगा अबू आजमी को कि मैं कल उठूंगा और अचानक से बयान दे दूंगा? ऐसा स्वरा भास्कर को भी हम नहीं बोला। स्वरा भास्कर को क्या हेगड़े साहब? नहीं, स्वरा भास्कर को भी हम नहीं बोला है इनके मुताबिक। कृष्णा हेगड़े जी, स्वरा भास्कर भी बोल रही है। कृष्णा हेगड़े सर्वर साहब, आपके टीम के 11 खिलाड़ी हैं भारत में सर। अरे 11 नहीं, आपके वहां राजा जी भी शामिल है। खिलाड़ी है, केस लग गए 2 FIR में, और आपके दल के भी है, एकदम युवा चेहरे। देखिए, मैं आपको बोलता हूं कि जो औरंगजेब आप कह रहे हैं शासक है, तो गुरु तेग बहादुर की हत्या उसने क्यों की? शासक था इसके लिए की क्या कन्वर्जन? कानपुर वाले बाबा का गाड़ी को पलटा दिया, जो शासक थे तब ना। मुख्तार अंसारी को कैसे मरवा दिया? अतीक का पूरे खानदान का कैसे इनकाउंटर करा दिया? ये कैसा सवाल आप उठा रहे हैं? हर शासक अपने समय में कुछ ना कुछ सही गलत तो करता ही है, वही तो लिखा जाता है। और क्या लिखा जाता है? वो शासक नहीं था, वो क्रूर था, वो कन्वर्जन कर रहा था, और इसके लिए आज जो है क्रूर था, मगर शासक तो था ना। अरे शासक था, लेकिन क्रूर था या दयालु था, ये इतिहासकार तय किए हुए हैं। अच्छा, सुन लीजिए, हमने जाके 50 किताबें उन पर है। अरे सर, जो NCERT पढ़ाती है उसको मानेंगे या आप जो गढ़ के आएंगे उसको मानेंगे? भारत के यूनिवर्सिटियों में जो पढ़ाए जा रहे हैं इतिहास, उसको नहीं मानिएगा? नहीं तो जो राम पुनियानी लिखते हैं और अबू आजमी कहते हैं, जो किताबों में है उसे मानेंगे? मैं पूछ रही हूँ कि जो अबू आजमी ने कहा वो कौन सी किताब में लिखा है, बता दीजिए। आप बता दीजिए, जो अबू आजमी ने कहा वो कौन सी किताब में लिखा है औरंगजेब के बारे में? बता दीजिए मुझे। क्या उसने कहा? और अबू आजमी ने क्या कहा? जो इतिहास में लिखा है मैं वो बता रहा हूँ, मुझे बता दीजिए कौन सी किताब, कौन सी किताब पढ़ ली? मैं आपको 6 किताबें लाकर दूं जिसमें क्या लिखा है औरंगजेब के बारे में, और अभी आपने खुद कहा कि औरंगजेब ने क्या किया वो बताने की जरूरत नहीं। तो मैं तो कह रहा हूँ, तो फिर अबू आजमी ज्ञान वर्धन कहां से कर रहे हैं भाई? फिर अबू आजमी ज्ञान कहां से लेकर आ रहे हैं सर? पांडे ने लिखी है, जो यूनिवर्सिटियों में है, जो स्कूलों में है, जो पुस्तक पढ़ाए जा रहे हैं बच्चे को, ठीक है, पहले उसको तो आप सही कर लीजिए, मानिए। ठीक है, अबू आजमी को ठीक कर देंगे, निकाल देंगे क्या दीपक रंजन पार्टी से?
निकाल देंगे अबू आजमी को, निकाल नहीं, वो उनका मामला है, क्यों निकाला ना ठीक निकाले, करने की बात हो रही है ना लेकिन सर। योगी जी ने जो कहा कि मैं इलाज कर दूंगा, तो ये किस सेंस में कहा? बताओ, क्यों वो तो महाराष्ट्र में उन्होंने कहा- अस्पताल नहीं है, महाराष्ट्र में सरकार नहीं है, हो सकता है महाराष्ट्र में थाना शिवम नहीं जी है, ने- चौकी शिवम नहीं जी है, ने कानून आपको नहीं जवाब दे दिया है, किस सेंस सबका में ठेका योगी जी लेंगे शिवम महाराष्ट्र जी का ने भी जवाब उठाकर। दे दिया आपको। भाई हम तो कह रहे हैं, मैं तो आज एयरपोर्ट से आ रहा था, तो एयरपोर्ट से जब आया तो यूपी बॉर्डर पर कुछ बच्चे खड़े हुए थे, कुछ लड़के खड़े हुए थे, तो मैंने पूछा भाई क्या कर रहे हो? कह रहे इंतजार कर रहे हैं अबू आजमी का। मैंने कहा क्या करोगे? कह रहे इलाज करना है। मैंने कहा नहीं लोकतंत्र में इस तरह की योगी चीजें जी के ठीक लोग नहीं होंगे होती। या आपके लोग मतलब होंगे? उन्होंने कहा कि भाई आपके ऐसे पास लोगों को वही हॉस्पिटल मंडली में है, रखा सड़क जाता पर ही इलाज करती है, आप तो सड़क अब पर देखिए इलाज करते हैं ना। उसमें भी मेरे लोग बता रहे हैं, औरंगजेब क्या ऐसा नहीं सच्चे करना अनुयायी चाहिए। तो आप लोग हैं। लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए ठीक है, इलाज। ठीक है। इस प्रदेश थोड़ी देर में पहले कानून के तौर पर इलाज थोड़ी देर होना पहले चाहिए, कानून दीपक के तहत इलाज दीपक जी होना आप ये चाहिए। भी ऐसे कह रहे लोगों का थे इलाज कि जरूरी आप लोहिया के शिवाजी विचारों के को मानने देश वाले में हैं। वीर शिवाजी के योगी देश में आदित्यनाथ ये औरंगजेब कह रहे हैं अब आप के लोहिया फैंस को का नहीं कोई बल्कि जगह नहीं। औरंगजेब के आदर्शों उनका को इलाज मानते हैं, ही औरंगजेब एकमात्र के जो बचाव विचार हैं आप उनको मानते हैं। और भारत की आस्था पर औरंगजेब ने जिस तरीके का प्रहार किया है, क्या अखिलेश यादव उससे अनजान है? मैं सीधा सवाल पूछ रही हूं और फिर तहसीन आपके पास आऊंगी। अबू आजमी ने जो डैमेज किया है, जिसको अब मैं सो कॉल्ड कह रही हूं कि अखिलेश यादव एंडोर्स कर रहे हैं, तो एंडोर्स कर रहे हैं तो अबू आजमी को निकालेंगे तो नहीं सर आप लोग पार्टी से बाहर, ये जानते हुए कि अबू आजमी हर बार घूम फिर के कोई ना कोई ऐसा विवादित स्टेटमेंट दे देते हैं? देखिए, मैं समझता हूं मुख्यमंत्री जी को खुद उपचार की आवश्यकता है और यहाँ उत्तर प्रदेश से ज़्यादा अच्छे अस्पताल वहाँ पर हैं, महाराष्ट्र में वो चले जाएं, क्योंकि जिस तरीके की सदन में उनकी बोली भाषा है, वो खुद ही अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। कठमुल्ला, गिद्ध, कौआ, सुअर, न मालूम किन किन भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हो। उत्तर प्रदेश में उन्होंने तो कोई अस्पताल बनाया नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में यहाँ से ज़्यादा अच्छे अच्छे अस्पताल बने हुए हैं, इनको भी वहाँ पे जाकर के उपचार कराने की आवश्यकता है। अभी आदरणीय हेगड़े साहब कह रहे थे, देखिए संभाजी महाराज और छत्रपति शिवाजी इनके भी अनुयायी हैं, हम लोग के भी उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि संभाजी के खिलाफ युद्ध में उदय भान सिंह राठौर जी उनके परिवार को कौन बढ़ा रहा है? मान सिंह के परिवार को कौन बढ़ाने का काम कर रहा है? छत्रपति शिवाजी महाराज को जिसने जो है औरंगजेब के हवाले किया, जय सिंह सवाई को, राजा जय सिंह को, उनके परिवार को कौन बढ़ाने का काम कर रहा है? उनके नाम से जयपुर है। तो अगर औरंगजेब रहा सवाल पूर्णिमा जी, रहा सवाल मंदिर तोड़ने का, तो इस सरकार ने जितने मंदिर तोड़े हैं, मैं समझता हूँ उतने मंदिर औरंगजेब ने नहीं तोड़े होंगे। उतने मंदिर आप मथुरा के ले लीजिए, आप अयोध्या के ले लीजिए, आप उज्जैन के ले लीजिए, कितने मंदिरों तोड़ने का काम किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने। अगर औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा है, कोई सरकार ने मंदिर नहीं तोड़े हैं? कितने मंदिर तोड़ दिए सरकार ने? तो क्रूर हुआ था तो क्रूर शासक ये भी चल रहा है, इस टाइम भी क्रूर शासक एक है जिसने जो है औरंगजेब को भी फेल कर रखा है। आप बता दो कितने मंदिर तोड़े? अयोध्या में कितने मंदिर तोड़ दिए, मथुरा में कितने मंदिर तोड़ दिए, उज्जैन में कितने मंदिर तोड़ दिए, और विश्वनाथ मतलब इतना राजनीतिक विरोध है दीपक रंजन जी कि आप कहते भी आप औरंगजेब, मतलब औरंगजेब को आप ऊपर ही रख रहे हैं सर, इतना राजनीतिक विरोध है। ठीक है, एक सेकंड मुझे शिवम, तो औरंगजेब से बदतर जितना औरंगजेब को पढ़ा है, जब इतिहास की पढ़ेंगे ना तो मानसिंह और दिया कुमारी जी का नाम लिया। एक सेकंड सर, एक एक करके तहसीन दोनों से काउंटर ले लूं मैं जरा एक बार। हेगड़े साहब जल्दी से सर, 30 सेकंड में, हेगड़े साहब 30 सेकंड। देखिए, दीपक जी ने 400 साल पुराना जो हुआ है उसको याद करके दिया कुमारी जी का नाम लिया और मानसिंह जी के जो परपोतो लोग का नाम लिया। अगर कल दीपक जी कुछ करे तो हम उनके पुत्र को दोष दे कि दीपक जी ने ऐसे किया, आपके पिताजी ने ऐसा किया? सुनिए, जो 400 साल पुराना हुआ है उसका याद आप लोग निकाल रहे हैं, हम लोग नहीं निकाल रहे। हमने इनके लिए कुछ नहीं कहा, इनके बाद इनके बहुत सारे जनरेशन का अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन भी है इंडिया में। मेरे पुत्र तो जो अच्छा हो रहा है देश से उसके बारे में बात कीजिए, जो नेगेटिव 400 साल पहले अगर कुछ हुआ है उसको फिर से मत दोहराइएगा, जैसे आप औरंगजेब के बारे में दोहराए। अगर आप संभाजी के अनुयायी हैं, छत्रपति शिवाजी के अनुयायी हैं, तो दिव्य कुमारी को हटाने का काम करें। बताइए कि आप अबू आजमी को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए? अरे सीधी सी बात है ना दीपक रंजन साहब, आप अबू आजमी को क्यों नहीं कंट्रोल कर पाए? मंदिरों को तोड़ने वाला वो क्रूर शासक, उसके बारे में एक ढंग की बात नहीं कही जा सकती। जो हीरो नहीं हो सकता है इस देश का, जो आइडियल नहीं हो सकता है जैसा अबू आजमी के लिए है, आप कैसे कंट्रोल नहीं कर पाए सर? कैसे कंट्रोल आप नहीं कर पाए? और कंट्रोल क्या, खुद अखिलेश यादव एंडोर्स कर रहे हैं, क्या कंट्रोल कीजिएगा?
जब अगले ने अरे इतने अभी शमा इतने मोहम्मद इतने ने मंदिर उसको टूटे क्रिकेट के सरकार बारे में में क्या सर आप ये मान के चलिए ना कि अब इस मुद्दे पर आप लोग बार बार गिरेंगे। आपकी जिस तरीके की अभी की अप्रोच है ना, आप इस मुद्दे पर बार बार गिरते रहेंगे और आपको बार बार गिरा जाएगा सर। भारतीय जनता पार्टी आप पूर्णिमा जी ऑलरेडी गिरी हुई है। दीपक जी कांग्रेस से ही सीख लेते सर। दीपक जी कांग्रेस से ही सीख लेते। दीपक जी कांग्रेस से सीख लेते, बयान को निजी विचार बता के उससे किनारा कर लेते, कांग्रेस से सीख लेते सर। शिवम जल्दी से जवाब देंगे, तहसीन फिर आ रही हूँ फौरन आपके पास। शिवम काउंटर रखेंगे अपना। अरे दीपक जी कांग्रेस से सीख लेते ना, ये बता देना केंद्र की सरकार है, प्रदेश की सरकार। अरे ये हम क्यों सीखे किसी से सर? ये खेत प्रकट करना कितने सर आप ये मान के चलिए इस मुद्दे पर आप लोग गिरे हुए हैं। जिस तरीके की आपको फील्डिंग करनी चाहिए आप कर नहीं पा रहे हैं। अरे भाई हम क्यों गिरे? गिरी भारतीय जनता पार्टी है, गिरी सर बयान अबू आजमी ने दिया। बीजेपी में चले गए क्या वो? बीजेपी में चले गए क्या अबू आजमी? आपकी हिम्मत नहीं है। बीजेपी में चले गए क्या अबू आजमी? आप बीजेपी में चली गई इसलिए आपकी हिम्मत नहीं। सर बीजेपी में चले गए क्या अबू आजमी? ये बताइए मुझे। आप पूछ नहीं पा रहे हो। अरे सर आप अबू आजमी को नहीं रोक पा रहे, आप अबू आजमी को रोक नहीं पा रहे। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार अबू आजमी को आप नहीं रोक पा रहे सर। नहीं पूछ पा रही हो। आप ही की पार्टी के डैमेज कर रहे हैं, आप ही की पार्टी को नुकसान कर रहे हैं। इतनी सर कर लीजिए पास का फायदा और दूर का नुकसान साथ में कर लीजिए। फील फ्री, कोई इशू नहीं है। शिवम जल्दी से जवाब दे देंगे। शिवम जल्दी से, उसके बाद तहसीन फाइनल जवाब के लिए आपके पास आती हूँ। शिवम जवाब देंगे। कितने मंदिर तोड़े भारतीय जनता पार्टी की सरकार? देखिए मैं एक ही चीज बता दीजिएगा शिवम, साथ में ये भी सवाल इनका ले लीजिए, इनका सवाल भी ले लीजिए कि एक तरफ औरंगजेब ने जो किया तो किया, बीजेपी की सरकार में कितने मंदिर तोड़ेगा ये भी बता दीजिए। वही आ रहा हूं मैं, मतलब कमाल की बात है। एक तरफ मंदिर तोड़कर जो है मूर्तियों को अपने सीढ़ियों में गड़वा देने वाला क्रूर, जाहिल, बदतमीज, बलात्कारी, दुराचारी औरंगजेब है, और दूसरी तरफ एक सरकार है लोकतांत्रिक मूल्यों पर चुनी हुई जिसने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया। एक तरफ जाहिल मंदिर औरंगजेब है, दूसरी तरफ सरकार है लोकतांत्रिक चुनी हुई जिसने महाकाल लोक बनाया। अरे भाई मंदिर नहीं तोड़े, मूर्तियां संवर्धन करके उसको बनाया है। अब अगर कॉरिडोर जाके देखा हो तो बताएं। वही तो कहा था कि इलाज होना जरूरी है। ये जो औरंगजेब डीएनए है ना, ये जो फड़फड़ाता है, यही परेशानी है, यही परेशानी है। अरे कैसे जा चुके हो, कौन सी नजर से गए थे? औरंगजेब वाला चश्मा लेकर गए थे क्या? एक तो बीच में बहुत चिल्लाते हैं, समझ में नहीं आता। अपने समय में भी बोलना है, बाद में भी बोलना है। सुनिए यही परेशानी है। दीपक जी प्लीज जवाब ले लीजिए, फिर तहसीन बहुत देर से वेट कर रहे हैं सर, उनका भी जवाब लेना है। दीपक जी प्लीज अनइंटरप्टेड जवाब ले लीजिए, अनइंटरप्टेड जवाब ले लीजिएगा सर, अनइंटरप्टेड जवाब ले लीजिए। शिवम जवाब दे रही हो। अरे आप कैसी डिबेट करा रही हो? ये किस भाषा के इस्तेमाल कर रही हो? कैसी डिबेट क्या करा रही हो? मंदिर नहीं तोड़े आप लोगों अब ये डिबेट भी बताएंगे आपको के लिए चाहिए क्या? अब ये डिबेट कैसी चलेगी वो भी कोई ना कोई दोषारोपण के लिए आप लोगों को चाहिए क्या सर? अगर ऐसा है तो फिर खुश हो लीजिए अपने आप में ये सब करके। बोलिएगा शिवम। थैंक यू। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, शिवाजी महाराज के देश में, संभाजी महाराज के देश में औरंगजेब जैसे जाहिल की कोई जगह नहीं है। इतिहास हो सकता है, आप उसको ग्लैमराइज नहीं कर सकते, आप उसकी तारीफें, आप उसके कसीदे नहीं पढ़ सकते। शिवाजी महाराज हमारे लिए सिर्फ मतलब इमोशन नहीं, डिवोशन भी हैं। और इस देश पर जितनी यातनाएं मेरे, तहसीन के या बाकी सारे जितने भी पैनल पर बैठे हैं, उन सबके पूर्वजों पर अत्याचार हुए हैं, उस सबको ध्यान रखते हुए सिर्फ औरंगजेब को महान इसलिए मत बताओ क्योंकि मुस्लिमों के 4 वोट चाहिए। इस देश के मुस्लिमों का वोट लेने के लिए अब्दुल कलाम काफी है, औरंगजेब और कसाब नहीं चाहिए उसके लिए। लेकिन कमाल की बात है कि हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों को हिंदुस्तानी हीरो भी नहीं मिलते, उसके लिए भी इन्हें बलात्कारी मुगल ही चाहिए। ये अपने आप में दुर्भाग्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर पहले कुछ रोड्स का जिक्र कर रहे थे दीपक जी, और दीपक जी ने ये नहीं बताया कि कौन सी रोड का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम रोड रखा गया था, वो आप सर भूल गए थे। बहरहाल जल्दी से एक बार तहसीन आपके पास आती हूँ फाइनल जवाब के लिए, क्योंकि अभी शिवम ने कहा वोट बैंक के लिए, सब कुछ वोट बैंक के लिए, और मेरा पहला सवाल आपसे यही था कि क्या इसका फायदा पॉलिटिकली मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपने उसका एनालिसिस कर दिया, लेकिन उसके बावजूद आपको लगता है ये मैटर इसी तरीके से, क्योंकि बीजेपी तो घेरेगी समाजवादी पार्टी को इसको लेकर, और समाजवादी पार्टी को शायद इस मामले में जिस तरीके की फील्डिंग करनी चाहिए थी उसमें एक डिसबैलेंस्ड अप्रोच नजर आती है।
डिस्कनेक्ट हो गई। हिंदुओं और मुसलमानों का एक ही दुश्मन है, वो है बेरोजगारी, वो है अवसर नहीं मिलना, वो है परिवारवाद, जो बच्चों को चांस नहीं मिल रहा, वो हिंदू और मुसलमान बच्चों के एक ही दुश्मन है। औरंगजेब को आप प्लीज हिस्टोरिकली सीखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारे आदर्श है उनको आप सीखिए, औरंगजेब की गलतियों से आप सीखिए, शिवाजी महाराज की बहादुरी से हमें सीखना चाहिए। लेकिन ये विषय को मुझे लगता है जब भी विपक्ष होता है विपक्ष इसमें घिर जाता है, बजाय सरकार को घेरना, सरकार की कमियों को घेरना। स्टॉक मार्केट में 90 लाख करोड़ भारतीयों का उड़ गया है, उस पर हम डिबेट नहीं कर रहे, हम औरंगजेब पर डिबेट कर रहे। सोचिए विपक्ष क्या कर रहा है, कौन सी पॉलिटिक्स कर रहा है। मैं भाजपा को इसलिए नहीं, मैं भाजपा के खिलाफ, मैं चाहता हूं भाजपा हारे, लेकिन भाजपा तो पॉलिटिकल पार्टी, वो तो पॉलिटिक्स करेगी। विपक्ष को कौन कह रहा है इस तरह की स्टेटमेंट्स दे, वो ना दे इस तरह की स्टेटमेंट्स। किसने कहा उस मोहतरमा को, उस मौलाना के साहब के पास जाने के लिए? किसने कहा उस मोहतरमा को ट्वीट करने के लिए? किसने कहा अबू आजमी साहब को बात करने के लिए? किसने कहा रशीद आलवी साहब को बात करने के लिए? क्यों कर रहे हो आप बात? मत बात कीजिए। जब भी माइक देखते हो बात करना जरूरी नहीं है, ये छोड़ दीजिए हर चीज पे टिप्पणी देना। और आप प्लीज मुसलमानों के प्रतिनिधि मत बनिए। मुसलमान अपना ध्यान रख सकते हैं, उनको आप जैसे प्रतिनिधि नहीं चाहिए। मुसलमान के प्रतिनिधि और हिंदुओं के प्रतिनिधि एक है, चाहे फिर वो अब्दुल कलाम हो या चाहे फिर वो कोई और हो। उनको धर्म में मत बांटिए प्रतिनिधि। ठीक है, बिल्कुल। और कहा भी जाता है ना कि दुनिया में अनगिनत ओपिनियन है, अगर एक आपका कम भी हो जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका तहसीन, चर्चा में आप जुड़े। कृष्णा हेगड़े जी, शिवम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक रंजन साहब और साथी गुलाम सरवर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दहाड़ की चर्चा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही।